कल तक छठी क्लास में हम लोग सिंचाई व्यवस्था पढ़ा था, सिंचाई के बारे में पढ़ा था। अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या बोलते हैं, आर्थिक गतिविधियों में पहला था कृषि। कृषि में सिंचाई तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़ेंगे जानवरों को पालतू बनाना, पशुपालन। जानवरों को पालतू बनाना, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली और सूअर। गाड़ी चलाने के लिए ऊँटों और गधों का उपयोग किया जाता था। घोड़ा, घोड़े के अवशेष सूर्यकोटदा गुजरात से प्राप्त होने की सूचना मिलती है, लेकिन हड़प्पा काल में घोड़े का नियमित उपयोग नहीं होता था। हड़प्पावासी हाथी और गेंडे से भी परिचित थे। तीसरा व्यवसाय, बुनकर, राजमिस्त्री, कुम्हार, मनके बनाने वाले, नाव बनाने वाले, मुहर बनाने वाले थे व्यवसाय में। चांदोद, लोथल में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। देख रहे हैं उनका कारखाना हो गया, देखिए सिंगा वाला। तो देखेंगे हम लोग व्यापार और वाणिज्य। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अनेक मुहरों, एक समान लिपि और विनियमित बाटों और मापों की उपस्थिति से हम लोग पता चलता था कि व्यापार वाणिज्य में ये संलग्न थे अच्छे तरीके से। सभी आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से किए जाते थे। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु लो, दूसरा वस्तु दो, वस्तु के बदले वस्तु मतलब। तीसरा, आंतरिक एवं ब्राह्मा व्यापार। आंतरिक व्यापार के लिए ठोस पहिए वाली गाड़ियों का उपयोग किया जाता था, जबकि ब्राह्मा व्यापार के लिए जहाज़ों के माध्यम से किया जाता था। लगभग 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के अभिलेख मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। मेलुहा, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया के लेख दिलमन, बहरीन और मगन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशनों की बात करते हैं। दिलमन, मेसोपोटामिया के लोग दिलमन बोलते थे बहरीन को, और मगन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशनों की बात करते हैं। हड़प्पा वासियों ने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया, जिससे स्पष्ट रूप से मध्य एशिया के साथ व्यापार आसानी से हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आयात की सूची। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आयात की सूची। देखिए, सोना कहाँ से आयात होता था? वस्तु की अफगानिस्तान और कर्नाटका से होता था। चांदी कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से होता था। तांबा कहाँ से होता? खेतरी, राजस्थान और ओमान से होता था। टीन कहाँ से होता था? अफगानिस्तान, ईरान से होता था। कारेलियन कहाँ से होता था? सौराष्ट्र से होता था। जेट कहाँ से होता था? मध्य एशिया से होता था। बिल्लौर कहाँ से होता था? महाराष्ट्र से होता था। फिरोजा कहाँ से होता था? मध्य एशिया, ईरान से होता था। सिंधु घाटी में सामाजिक स्थितियाँ क्या थी? हड़प्पा समाज समतावादी था, अर्थात सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। दूसरा, जाति व्यवस्था का अस्तित्व तो नहीं पाया गया है। हालांकि घरों का अलग अलग आकार एक प्रकार की वर्ग प्रणाली की व्यापकता को इंगित करता है। जैसे कुछ लोग दुर्ग पर रहते थे, ऊपर ऊंचाई पे रहते थे, या कुछ लोग मतलब निम्न लोगों के लिए ऐसे कुछ था कि वो नीचे रहते थे। तीसरा है भोजन। भोजन मछली और मांस, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, दालें, चावल और फल, अन्य खाद्य पदार्थ। बच्चों के लिए आधुनिक एक्का जैसी छोटी मिट्टी की गाड़ियाँ, जानवरों की आकृतियाँ, सीटियाँ और सभी प्रकार की खड़खड़ाहटें थीं। वृद्ध लोग अपना समय जुआ, नृत्य और शिकार में व्यतीत करते थे। छठा है, कपड़ा में सूती और ऊनी बुनाई होती थी। महिलाओं ने छोटी स्कर्ट पहनी थी। पुरुषों ने कपड़े का एक लंबा टुकड़ा लपेटा था। इस समय गहने, पुरुष और महिला दोनों यूज करते थे। स्त्रियां कंगन और हार पहनती थीं। ये आम लोगों के लिए सीप के मोतियों से, अमीर लोगों के लिए सोने और चांदी के बने होते थे। ये जो ऊपर दो देख रहे हैं, ताबीज और कंगन, अमीरों के लिए सोने चांदी के बने होते थे, जबकि निम्न लोगों के लिए मोतियों के बने होते थे, सीप मोती। सिंधु घाटी सभ्यता की दफनाने की विधियाँ। हड़प्पावासी अपने मृतकों को गड्ढे में दफनाते थे। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण हैं। जो शायद इस धारणा का संकेत देते कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद किया जा सकता है। ऐसा मानते थे कि व्यक्ति मरने के बाद
जिस भी दुनिया में जाएगा, लोक में जाएगा, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वो उसमें रख देते थे। आभूषण पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों में पाए गए हैं। कुछ मामलों में मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। देख रहे हैं उनके साथ क्या क्या है, ये हड़िया पत्ती वगैरह रखा गया, हार वगैरह रखा गया था। सिंधु घाटी में कला और शिल्प क्या था? सिंधु घाटी में कला और शिल्प, कांच से शिल्प में आता। हड़प्पावासी कांच के निर्माण उपयोग से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। हड़प्पावासी कांच के निर्माण और उपयोग से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। टीन को तांबे के साथ कांसा बनाया था। टीटी प्लस का टीन क्या क्या मिला था? टी से दोनों है, टी से दोनों को मिलाया गया था। टी से टीन, टी से तांबे, टी को दोनों को मिलाया गया था जिससे कांच बनाया जाता था। उन्होंने न केवल छवियाँ और बर्तन बनाए बल्कि कुल्हाड़ी, आरी, चाकू, भाले जैसे विभिन्न उपकरण और हथियार भी बनाए। मोहनजोदाड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा उस समय का सर्वोत्तम नमूना है। मोहनजोदाड़ो में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा उस समय का सर्वोत्तम नमूना। देखिए नृत्य कर रही है लड़की, कांस्य उससे बनाया गया था। टेराकोटा खिलौने, टेराकोटे के खिलौने या पूजा की वस्तुएं। टेराकोटे के टुकड़े अपरिष्कृत कलात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भार और मापन, हड़प्पा व्यापार के लिए बाट और माप का उपयोग करते थे। वे बताते हैं कि तौल में अधिकतर 16 या उसके गुणकों का उपयोग किया जाता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 620, 640। बाट आमतौर पर चट पत्थर से बने होते थे। चट एक प्रकार का पत्थर था, उसी से बने होते थे। आमतौर पर घनाकार, बिना किसी निशान के माप चिन्ह अंकित छड़ियाँ मिली हैं। टेराकोटा एक प्रकार का चीनी मिट्टी का बर्तन। टेराकोटी मिट्टी को आम पकाकर टेराकोटा बनाया जाता है। शब्द टेराकोटा इतालवी शब्द पकी हुई धरती से आया है। ये बाट सिस्टम देख रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के चाक का उपयोग। मिट्टी के बर्तन चमकदार और चमकीले थे। हड़प्पावासी लाल और काले बर्तन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। उनमें से अधिकांश लाल मिट्टी पर बनाए गए थे। उन पर रेखाएं, बिंदु, ज्यामिति, डिजाइन और पेड़ और पत्तियों के डिजाइन और जानवरों की आकृतियाँ काले रंग से चित्रित की गई थी। कैसे चित्रित की गई है इस पे ऊपर। हड़प्पा लिपि, हड़प्पावासियों ने लिखने की कला का आविष्कार किया था, लेकिन इसे अभी तक समझा नहीं जा सकता। उनके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। हड़प्पावासी के लोगों ने जो लिखा उसे अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सकता। मिस्र वासियों और मेसोपोटामिया वासियों के विपरीत हड़प्पावासी ने लंबे शिलालेख नहीं लिखे। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता में लंबे लेख लिखे जाते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा लंबे लेख नहीं लिखे गए हैं। तीसरा, हड़प्पा लिपि वर्णानुक्रमिक न होकर मुख्यतः चित्रात्मक है। ये वर्ण के रूप में नहीं लिखे जाते थे, चित्र से अपने भावनाएं व्यक्त करते थे, चित्र के माध्यम से। मतलब कि इनकी लेखन चित्र के माध्यम से होती थी। चौथा, लगभग 250 से 400 चित्रलेख पाए जाते हैं और चित्र के रूप में प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। ये चित्रलेख पश्चिमी एशिया की किसी भी प्रभावशाली लिपियों को नहीं दर्शाते हैं। देख रहे हैं डांस करती हुई टेराकोटा खिलौना है, ये यूनिकॉर्न है। मुहरें नरम पत्थर से बनी होती हैं और इनमें अक्सर एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, भैंस, बाघ, गैंडा, बकरी और हाथी की तस्वीरें के साथ छोटे शिलालेख होते हैं। लंबी दूरी के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सील और सील की छाप का उपयोग किया जाता था। मुहरों का उपयोग संभवतः व्यापारी और व्यापारी अपने माल पर मुहर लगाने के लिए करते थे। सबसे प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर है। सबसे प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर है। यह एक मुहर है जिसके मध्य में पलथी मार कर बैठा हुआ एक चित्र है।
जिसके चारों ओर जानवर हैं। आकृति के दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और बाईं ओर गेंडा और एक भैंसा है। इनके चरणों में 2 हिरण दिखाई देती हैं। ये बैठा है, पलथी मार के बैठे हैं जनाब। उनके बाएं साइड में ये देखिए, उसमें राइट साइड में, राइट साइड और बाएं साइड में धार्मिक परंपराएं। उनकी धार्मिक परंपराएं क्या थी? हड़प्पावासी पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों जैसे प्रकृति के रूप में देवता की पूजा करते थे। हड़प्पावासी पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों जैसी प्रकृति के रूप में देवी देवता की पूजा करते थे। देवताओं को मंदिरों में नहीं रखा जाता था। महिलाओं की अनेक टेराकोटी मूर्तियां मिली हैं, अतः यह स्पष्ट है कि वे संभवतः देवी माँ की पूजा करते थे। एक मूर्ति एक महिला के भ्रूण को एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। संभवतः यह पृथ्वी की देवी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में देखते थे, जैसे मिस्रवासी नील देवी आशीष की पूजा करते थे। नील देवी बोले थे नील नदी को। पशुपति मोहर, इस देवता के 3 सींग वाले सिर हैं। पशुपति मोहर में इस देवता के 3 सींग वाले सिर हैं, लेकिन पहचान संदिग्ध है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी दिखाई देते हैं। हड़प्पा काल में जानवरों की भी पूजा की जाती थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कुबड़ वाला बैल है। बड़ी संख्या में तावीज़ों की खोज से पता चलता है कि हड़प्पावासी भूतों और बुरी शक्तियों में विश्वास करते थे। राजनीतिक व्यवहार क्या था? हड़प्पावासियों के राजनीतिक संगठन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर या धार्मिक संरचना नहीं मिली है, इसलिए पुजारियों को हड़प्पा का शासक नहीं कहा जा सकता। संभवतः हड़प्पा शासक विजय की अपेक्षा वाणिज्य के प्रति अधिक चिंतित थे। हड़प्पावासियों पर संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। हड़प्पावासी शांतिप्रिय लोग थे क्योंकि हड़प्पा स्थल से प्राप्त निष्कर्षों में किसी प्रकार के हथियार का अभाव है। विभिन्न सिद्धांत में हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? विभिन्न सिद्धांतों में कहा गया कि आर्य आक्रमण से हुआ था। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन से हुआ था। कुछ लोग कहते हैं वनों की कटाई हुई थी जिससे फसल वगैरह नहीं होने लगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ। कुछ लोग कहते हैं अत्यधिक बाढ़ आया था। कुछ लोग कहते हैं महामारी कोई आई थी। कुछ लोग कहते हैं नदियों का स्थान बदलना या सूखना, परिस्थिति संतुलन आदि हो सकते हैं। 1800 ईसा पूर्व तक अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थलों को छोड़ दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में जनसंख्या का विस्तार हुआ। कुछ हड़प्पा स्थलों पर जिन पर 1900 ईसा पूर्व के बाद भी कब्जा जारी रहा, भौतिक संस्कृति में बदलाव आया जो विशिष्ट कलाकृतियों यानी वजन, मुहरों, विशेष मोतियों के गायब होने से चिन्हित हुआ। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प भी लुप्त हो गए। आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्टिमर व्हीलर ने किया था। इस सिद्धांत को इस तथ्य से समर्थन मिला कि कुछ विदेशी उपकरण नए लोगों के प्रवेश का संकेत देते हैं। आर्य आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादन मॉर्टिमर व्हीलर ने किया था। इस सिद्धांत को इस तथ्य से समर्थन मिला कि कुछ विदेशी उपकरण नए उपकरणों के प्रवेश का संकेत देते हैं। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हड़प्पा के अंतिम चरण के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के निशान दिखाई देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के निशान दिखाई देते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से बिल्कुल अलग थे। हालांकि हड़प्पा और आर्यों के बीच किसी बड़े पैमाने पर टकराव का कोई सबूत नहीं है। वाल्टर फेयर सर्विस का पारिस्थितिकी असंतुलन सिद्धांत इस विश्वास को सबसे अच्छी तरह से समझ आता है। इस प्रकार इस सभ्यता के पतन के कारणों को पुख्ता तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब पुरातत्वविदों का मानना है कि सभ्यता का अचानक अंत नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे इसका ह्रास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या योगदान था? हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया। हड़प्पा संस्कृति समाप्त नहीं हुई बल्कि इसके लक्षणों को बाद की संस्कृतियों द्वारा अपनाया गया।
तीसरा, आज भी कई कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति में अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। ग्रिड पैटर्न पर शहरों की योजना जैसे चंडीगढ़, जयपुर वगैरह अभी तक बने हैं जो उसी के आधारित है। भूमिगत ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था। तीसरा, मानकीकृत बाट और माप आज भी है। बहुफसली प्रणाली का अभ्यास और सिंचाई की विधियाँ। हड़प्पावासियों ने टेराकोटा धातु और पत्थर से मूर्तियाँ, मुहरें, मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाए। साक्ष्य से पता चलता है कि हड़प्पावासियों ने मध्य एशिया से लेकर आधुनिक इराक, ईरान, कुवैत और सीरिया तक फैले एक विशाल समुद्री व्यापार नेटवर्क में भाग लिया था। हालांकि हड़प्पा संस्कृति के लोग अपने मृतकों को दफनाते थे। वर्तमान समय में लोगों ने हड़प्पा संस्कृति से शिव, फालूस, पीपल, मातृ देवी और बैल की पूजा करने की प्रथा को अपना लिया है। शिव और मातृ देवी की पूजा और धार्मिक स्नान की प्रथा हड़प्पा संस्कृति की सतत परंपराओं के उदाहरण है। बस आज के लिए इतना। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता आज समाप्त हो गया 3 क्लास में। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का योगदान का।